जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजय स्टडीज़ में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बंडूरा और थॉर्नडाइक से मिक्स क्वेश्चन ले रखे हैं। बंडूरा एंड थॉर्नडाइक दो थ्योरी करवा दी गई है, चैनल पर जाकर विजिट करें। दोनों थ्योरीज आपको जो है ये मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख अधिगम के नियम दिए हैं। तो कौन कौन से लर्निंग के जो है लॉ दिए हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो तीनों ही ये जो नियम है उन्होंने दिए हैं। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस किस अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि बच्चा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार है तो वो जल्दी सीख जाएगा। तो सीखने की तत्परता और मानसिक अवस्था से सही है, दोहराव और अभ्यास से। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में दोहराव और अभ्यास जो है ये नहीं आता, पुरस्कार और दंड भी नहीं आता क्योंकि कोई रीइंफोर्मेंस नहीं है, और भूलने की प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है कि बार बार किसी चीज़ को सीखने से वो चीज़ बच्चे के लिए आसान हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को बार बार सीखेंगे तो आसान हो जाएगी। अधिक दोहराव से सीखना आसान हो जाता है, ठीक बात है। केवल अच्छी आदतों को मजबूत करता है, ऐसा कोई नहीं है कंसेप्ट इसमें। सीखना जन्मजात होता है, ये बंडूरा जो थॉर्नडाइक है उन्होंने नहीं बोला। और निम्न अभ्यास से गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, अभ्यास से गलतियों की संभावना नहीं बढ़ती, बल्कि गलतियां जो हैं वो कम हो जाती हैं। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यास के नियम से के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अभ्यास के नियम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है लॉ ऑफ यूज़ और एक आता है लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आपकी प्रैक्टिस में रहती है तो वो जो है आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। जैसे अगर आप मैथ्स के सम जो है करते रहते हैं तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। लेकिन जैसे आप स्टडी छोड़ के कंप्यूटर सीखते हैं, एडवांस कंप्यूटर सीख लिया और उसी में जो है आपने आईटी जो फील्ड है उसमें काम करना शुरू कर दिया, तो आप जो है साइंस के लॉज या फिर हिस्ट्री और पॉलिटी इन चीज़ों से दूर होते जाएंगे। वो चीज़ें आपको उस तरह से याद नहीं रहेंगी। जब आपको अगर इनको समझाना पड़ेगा तो वो चीज़ें उस तरह से याद नहीं रहेंगी जैसे पहले थी। तो इसमें क्या है कि अभ्यास के नियम दो हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ अनयूज़ डिसयूज़। लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या है कि कोई चीज़ आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो आप उसको भूलने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, अनुप्रयोग का नियम। लॉ ऑफ डिसयूज़ अभी बताया था के अनुसार यदि सीखा हुआ कार्य अभ्यास में न लाया जाए तो क्या होगा। व्यक्ति से जीवन भर याद रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, धीरे धीरे उसे भूलने लगेगा, ये सही है। अभ्यास के बिना भी व्यक्ति उसमें माहिर रहेगा नहीं। जब आप किसी चीज़ को उसको काम करना ही छोड़ देंगे तो वो चीज़ जो है आप उससे आप दूर होते जाएंगे। व्यक्ति सीखने की क्षमता खो देगा, ये तो है ही, थोड़ा बहुत जो है वो सीखने की क्षमता को खो देगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्ति उसको जो है धीरे धीरे भूलने लगेगा। प्रभाव का नियम का अन्य नाम क्या है। लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि जब इंसान को किसी कार्य को करने से सुख या असुख, मतलब संतोष असंतोष का अनुभव होता है। संतोष या फिर असंतोष, मतलब जैसे अगर उसने एक काम किया, आज की क्लास जो है उसने अच्छे से तैयार की, उसने पढ़ लिया, तो उसको क्या रहेगा कि हाँ मैंने ये क्लास जो है तैयार कर ली अच्छे से, अब मेरा ये टॉपिक क्लियर है। लेकिन उसको ये लग जाए उसने भाग भाग के ये टॉपिक जो है देख लिया और फिर उसके मन में ये रहेगा कि मैंने जो है इसको अच्छे से नहीं किया तो ये मुझे दोबारा करना चाहिए। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का है। जब आप किसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन होता है। वहीं जिस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर नहीं करते तो आपको मन में रहता है कि ये टॉपिक मुझे दोबारा करना चाहिए, तो उससे आपको जो है सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का जो लॉ है वो लॉ ऑफ इफेक्ट का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, अधिगम के गुण।
सेकेंडरी नियमों में कौन सा नियम सही उत्तर प्राप्त करने के प्रयासों को दर्शाता है? सेकेंडरी लॉ क्या है कि इसमें लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, इसमें सेकेंडरी नियम बताना कौन सा नियम सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयासों को दर्शाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट तो वो था लॉ ऑफ यूज एंड जो आप सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन वाला। बहु प्रतिक्रिया का नियम जो है वो गौण नियम है जो दिखाता है कि सही उत्तर प्राप्त करने के प्रयास जो है अब मैंने किए हैं। क्योंकि जब आप मल्टीपल ट्राई करेंगे किसी चीज़ के लिए, अगर आपको किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा तो आप उसके लिए मल्टीपल ट्राई करेंगे, और जब आपको मल्टीपल ट्राइज में से कोई एक आपकी कामयाब हो गई तो आपको जो है वो काम आपका बन जाता है। तो इसलिए लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, किस बात पर जोर देता है? लॉ ऑफ मेंटल सेट किस पर देता है? आपकी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को ही तो देता है, अधिगम को जो है ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है और आप सीखने के लिए तैयार हैं तो क्या करेंगे, जल्दी सीखेंगे। आपका एटीट्यूड जो है सीखने के लिए पॉजिटिव होगा तो आप जल्दी सीखेंगे। तो ये चीज़ जो है मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण अधिगम को प्रभावित करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। केवल अभ्यास पर केवल जहाँ पर आ जाए वहाँ नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। दंड मिलने से नहीं, ये भी नेगेटिव है। जो अधिगम है वो जन्मजात क्षमता से निर्धारित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से भी सीखता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहु प्रतिक्रिया के नियम, अभी था ना लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स के अनुसार यदि कोई सही उत्तर तुरंत नहीं मिल पाता तो व्यक्ति क्या करता है? अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए सही आंसर नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, उसको दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे। अगर आपका एक तरीका जो फेल हो गया तो आप दूसरे से करेंगे, दूसरा फेल हो गया तो आप थर्ड ट्राई करेंगे। तो क्या है कि जब तक आपको सही उत्तर नहीं मिलता आप क्या करेंगे, अलग अलग जो है ना वो चीज़ें अपनाएंगे। तो अलग अलग प्रतिक्रियाओं को आदमी जो है अपनाता है। नेक्स्ट है अधिगम के गौण नियमों में कौन सा नियम शामिल है? कौन सा नियम शामिल है बताना है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है, ये सेकेंडरी नियम है। मानसिक स्थिति का नियम लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड ये भी है। तो दोनों ही जो हैं ये है, तो इसमें ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएंगे। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट इज आल्सो नोन एज। प्रीपोटेंसी क्या होता है? आपकी सामर्थ्यता होती है प्रीपोटेंसी। पोटेंशियल्स जैसे आपके सामर्थ्य होते हैं ना, तो प्रीपोटेंसी क्या है? आपकी सामर्थ्य का जो तत्व है वो किस नाम से जाना जाता है? तो लॉ ऑफ सिलेक्टिव रिस्पॉन्स के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि आपकी जो एबिलिटी है वो क्या है, एक सिलेक्टिव रिस्पॉन्स है। लॉ ऑफ एनालॉजी दो चीज़ों में समानता करना होता है। लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये अलग चीज़ है। लॉ ऑफ इफेक्ट जब आप उसको यूज़ करते हो और आपको ये होता है कि आपने काम कर दिया तो वो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। तो लॉ ऑफ सिलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है? लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है विच लॉ इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी बिटवीन टू सिचुएशंस। अभी बता था ना, अगर दो चीज़ों के बीच में जब आप तुलना कर रहे हैं तो वो क्या होता है? एनालॉगी होता है। तो ये लॉ ऑफ एनालॉगी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर द लॉ ऑफ एनालॉगी। जो एनालॉगी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना होता है उसको ये लॉ ऑफ ट्रांसफ़र नहीं है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी नहीं है, तो लॉ ऑफ एसिमुलेशन है ये। सिलेक्टिव रिस्पॉन्स तो अभी बताया था ना, तो लॉ ऑफ एसिमुलेशन क्या है? लॉ ऑफ एनालॉगी है, क्योंकि किसी चीज़ को आप सीखते हैं और आपको पता लगता है कि इनमें क्या सिमिलैरिटी और किस तरह से ये डिफ्रेंशिएट करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जहाँ शिफ्टिंग हो जाए तो वो क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है लर्निंग का। ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द लर्निंग रिस्पॉन्सेज? इट रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगी। इट शिफ्ट्स बेस्ड ऑन न्यू सिचुएशन, न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी लॉ ऑफ शिफ्टिंग क्या कहता है कि दो सिचुएशंस हुई आपके साथ, आपने ऐड करना सीखा, आपने फर्स्ट क्लास में ऐड करना सीखा, सेकंड क्लास में ऐड करना सीखा, और वही चीज़ें जो है फिफ्थ क्लास में आ रही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे। तो क्या होगा? ये शिफ्ट जो है किसके बेस पे हो जाएगी? नई कंडीशन के बेस पे हो जाएगी। यही लॉ ऑफ शिफ्टिंग है। इट शिफ्ट्स बेस्ड ऑन द न्यू कंडीशंस। नेक्स्ट है
विच लॉ एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग एसोसिएटिव कंडीशंस बिटवीन लर्निंग बिफोर learning? Which law emphasize the importance of developing associative conditions before learning? तो कौन सा जो है emphasize the importance of developing associative conditions before learning, लर्निंग पर कौन सा जो है emphasize करता है? लॉ ऑफ रेडीनेस, सीखने के लिए तैयार रहना। लॉ ऑफ एनालॉजी क्या होता है कि दो चीज़ों में समानता बताना। लेकिन लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग जो है वो क्या करता है, एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग एसोसिएटिव। जहाँ एसोसिएशन है तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग ही हो जाएगा ना, पहले सीखे गए ज्ञान में जो है नए ज्ञान को ऐड करना। जैसे हमने ऐड और ऐड करना सीखा, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा, और उसके बाद जो है हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। तो ये चीज़ें किस चीज़ में काम आएंगी, ये डिवाइड में काम आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत होती है और सब्ट्रैक्शन की भी ज़रूरत होती है। वहाँ ऐड और सारी चीज़ें देखते हैं। अब क्वेश्चंस हैं अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी से। अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी कौन सी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी के बेस पे जो है अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। हु प्रपोज द सोशल लर्निंग थ्योरी, किसने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी दी थी, सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी दी थी, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, और अल्बर्ट बंडूरा की थी सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बंडूरा, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग क्या है, किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो उसकी जो है प्रक्रिया कौन सी थी, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, ऑपरेंट भी नहीं है। बंडूरा का जहाँ भी नाम आ जाए वहाँ आप ऑब्जर्वेशन को देखें, जहाँ ऑब्जर्वेशन का जिक्र है वहीं बंडूरा है। तो ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन जो था वो क्या था, बंडूरा ने ये थ्योरी दी थी, क्योंकि उसने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था ना, और उसमें जो है बच्चा क्या करता है, दूसरों की नकल करता है, दूसरों से सीखता है। नेक्स्ट है कौन सा बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख तत्व नहीं है। इसके 4 तत्व हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। कौन से हैं, अटेंशन, रिटेंशन और मोटिवेशन। रिप्रोडक्शन के बाद मोटिवेशन। तो जो पनिशमेंट है वो बंडूरा की थ्योरी का कोई सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है इन बंडूरा थ्योरी, बंडूरा की थ्योरी में के सिद्धांत में क्या है, रिटेंशन का क्या अर्थ है। क्या, पहले हम अटेंशन देते हैं, मतलब कोई चीज़ हमने देखी, अटेंशन की, वो चीज़ हमने देखी, फिर हम उसको क्या करते हैं, रिटेंशन, हम उसको याद करते हैं, अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, रिटेंशन। रिटेंशन की स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ, रिटेंशन जो है ऐसे आएगा, रिटेंशन। तो रिटेंशन क्या है, देखी गई चीज़ को याद करना, देखे गए व्यवहार को याद करने की क्षमता क्या है, रिटेंशन है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन, क्या, पहले हमने अटेंशन किया, तो क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन बंडूरा थ्योरी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को क्या दिखाता है, हमने किसी चीज़ को अटेंशन किया, कोई चीज़ हमने देखी, उसके बाद हमने इसको रिटेंशन किया, मतलब याद किया, और उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या है कि हमने उसको अपने व्यवहार में काम में लिया, तो ये चीज़ है रिप्रोडक्शन। वॉचिंग मॉडल्स बिहेवियर, ये तो क्या है, अटेंशन। रिमेंबरिंग द बिहेवियर, ये हो गया रिटेंशन। प्रैक्टिसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जर्वेशन बिहेवियर, देखे गए व्यवहार को अभ्यास करना और कार्य में लाना, क्या है, ये है रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिद्धांत में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है। क्या है मोटिवेशन, कोई चीज़ हमने जो है व्यवहार में प्रयोग करी है, तो उसमें क्या है कि जो हमने व्यवहार में प्रयोग करी है वो किया गया या नहीं किया गया। अगर कोई चीज़ हमने देखी, उसको याद किया और रिप्रोडक्शन किया, तो वो व्यवहार में किया गया या नहीं किया गया, ये क्या है, मोटिवेशन है। इट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, व्यवहार को तो देखा, ये तो क्या है, अटेंशन हो गया, लेकिन इट डिटरमाइंस वेदर द लर्न बिहेवियर विल बी परफॉर्म्ड, निर्धारित करना है कि किया गया व्यवहार किया जाएगा या नहीं, ये क्या है, मोटिवेशन है। नेक्स्ट है
बंडूरा के बोबोडोल प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो इसका ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या था कि बच्चा जो देखता है वो समाज में वैसा व्यवहार करता है। तो टू स्टडी हाउ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट कोई नहीं था। अध्ययन करना कि पुरस्कार और दंड कैसे प्रभावित करते हैं। या फिर क्या था, जहाँ ऑब्जर्वेशन होगा वहीं क्या होगा, बंडूरा होगा। तो एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग ऑन एग्रेसिव बिहेवियर। तो यही क्या था ना कि अवलोकनात्मक अधिगम का आक्रामक व्यवहार पर प्रभाव का जो है विश्लेषण किया था उसने। बोबोडोल का अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था। क्या, जब जिस बच्चे ने एग्रेसिव उसका बिहेवियर देखा तो उस बच्चे ने जो है उसमें अग्रेशन वाला ही बिहेवियर किया था, और जिन बच्चों ने उसको अच्छा बिहेवियर करते हुए देखा तो उन बच्चों ने अच्छा बिहेव किया था। नेक्स्ट है इन बंडूरा एक्सपेरिमेंट। बंडूरा के एक्सपेरिमेंट में व्हाट रोल डिड द बोबोडोल प्ले। बोबोडोल का रोल क्या था? उसने क्या किया था कि जो हमने व्यवहार देखा है, जो हमारे साथ व्यवहार हुआ है, हम वैसा ही करते हैं। मतलब बच्चे जैसा व्यवहार देखते हैं सोसाइटी में वो वैसा करते हैं। क्या था, इसे एक सुदृढ़ीकरण उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया। ये तो किया गया था वैसे तो। यह शास्त्रीय अनुबंधन कोई काम नहीं था। शास्त्रीय अनुबंधन का सोशल बिहेवियर था और ऑब्जर्वेशनल था। ठीक है। इट वॉज अ मीडियम टू ऑब्जर्व लर्न। ऑब्जर्वेशन थी ना, बच्चा जो है सीखे गए आक्रामक व्यवहार को देखने का एक माध्यम था। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन मेथड है बंडूरा का। बच्चा जो है ऑब्जर्वेशन से सीखता है। व्हाट वाज द की फाइंडिंग ऑफ द बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट की प्रमुख खोज क्या थी? बच्चा जो है आक्रामक व्यवहार की नकल नहीं करते हैं। बच्चे केवल तब आक्रामक व्यवहार करते हैं, चिल्ड्रन इमिटेट एग्रेसिव बिहेवियर ओनली व्हेन रिवार्डेड। जब उनको पुरस्कार दिया जाए क्या तभी वो जो है आक्रामक व्यवहार करते हैं। या फिर बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन इमिटेट एग्रेसिव बिहेवियर दे ऑब्जर्व इन द एडल्ट्स। बच्चे जो है अपने बड़ों में जैसा व्यवहार देखते हैं, जैसा वो स्कूल में देखते हैं, जैसा अपने घर में देखते हैं, वैसा व्यवहार वो करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंडूरा ने व्यवहार में परिवर्तन को देखने के लिए प्रयोग में कौन सा परिवर्तन किया? उसने क्या किया, मॉडल को अलग अलग तरीक़ों से जो है क्या किया, उसको पनिश किया और उसको रिवार्ड दिया। ये किया था उन्होंने। बच्चों की आयु नहीं बदली थी, सेम बच्चों पर उन्होंने, सेम एज ग्रुप के बच्चों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। डिफरेंट टॉयज़ और ऐसा कुछ उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। ही इंक्रीज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने। सिर्फ क्या किया था, मॉडल को अलग अलग तरीके से पेश किया था। पहले एग्रेसिव का, फिर जो पहले एग्रेसिव मॉडल, एक एग्रेसिव मॉडल पेश किया, एक उन्होंने जो है स्माइलिंग मॉडल पेश किया था। तो जो बच्चे स्माइलिंग फेस को देख रहे थे, जिनके साथ स्माइलिंग वाला जो किया था काम, तो वो बच्चे अच्छा व्यवहार करना सीख गए, और जिन्होंने एग्रेसिव मॉडल को देखा था वो एग्रेसिव व्यवहार करना सीख गए थे। नेक्स्ट है, बंडूरा की खोज के अनुसार मीडिया में हिंसा को लेकर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना कि बच्चे जैसा व्यवहार देखते हैं मीडिया पर, जैसा अगर आपने मीडिया, सोशल मीडिया पे अग्रेसिव कंटेंट दिया तो बच्चे क्या करेंगे, अग्रेसिव बिहेव करेंगे। मीडिया में बच्चों का हिंसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और अग्रेसिव होते हैं। जो बच्चे मीडिया में हिंसा देखते हैं वे आक्रामक व्यवहार दिखाने की अधिक संभावनाएं रखते हैं। मीडिया में हिंसा बच्चों को अधिक अनुशासित करती है? बिल्कुल नहीं करती। बच्चे अगर गाली गलौज देखेंगे, अभी जैसे कई शोज देखे होंगे आपने सोशल मीडिया पे बंद भी हुए हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे चीज़ों को हटाया जा रहा है जो बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं। क्यों वो इसीलिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि भैया बच्चे जो हैं जैसा व्यवहार देखेंगे सोशल मीडिया पे वैसा करेंगे, और केवल वयस्क ही मीडिया से में हिंसा से प्रभावित होते हैं ऐसा नहीं है, बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या है, आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिगम सिद्धांत का बोबोडोल प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये करता है सोशल लर्निंग थ्योरी का जो है ये समर्थन करता है। नेक्स्ट है, इन द बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में किस समूह के बच्चों में आक्रामकता दिखाने की सबसे अधिक संभावना थी? जिन्होंने एग्रेसिव मॉडल देखा, जिन्होंने एक जो है गैर आक्रामक मॉडल को देखा? नहीं, जिन्होंने एक आक्रामक मॉडल देखा उन्हीं में तो संभावना थी। जिस मॉडल को उन्होंने नहीं देखा तो वो उनका न्यूट्रल था। जिन्हें शांत रहने के लिए पुरस्कार किया गया था उन्होंने शांत बिहेवियर देखा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंडूरा के
सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग क्या है कि बच्चे जो हैं दूसरों की नकल करके और दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन अदर्स, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन है वहीं क्या है, बंडूरा थ्योरी है। नेक्स्ट है मॉडलिंग की प्रक्रिया। मॉडलिंग की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो मॉडलिंग की प्रक्रिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऑब्जर्वेशन की, अवलोकन और अनुकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडलिंग की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है? एक रोल मॉडल को देखा था, सीखने के लिए प्रत्यक्ष पुरस्कार, ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, देखे गए व्यवहार की नकल करना भी था और बिना प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण को सीखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट कोई वो नहीं था, पुरस्कार नहीं था, कोई रिवार्ड नहीं था। नेक्स्ट है बंडूरा के अनुसार प्रभावकारिता सेल्फ एफिकेसी को आकार देने में सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? मौखिक प्रेरणा होती है। जब आप बच्चे को क्या शाबाशी बोलते हैं या उसको वेरी गुड देते हैं तो क्या होता है, बच्चा सेल्फ एफिकेसी की तरफ बढ़ता है। मास्टरी एक्सपीरियंस जो होता है उसमें भी जो है ये क्या करता है, बच्चे का जो है सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है। परोक्ष वेकियरियस उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं और भावनात्मक और शारीरिक स्थिति भी। तो इसका जो है मास्टरी एक्सपीरियंस जो हो जाएगा वो सेल्फ एफिकेसी को आकार देने में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है। मास्टरी एक्सपीरियंस कैसे, देखिए बच्चे ने एक पोएम सीखी है कोई और उसको वो बहुत अच्छे से आती है और टीचर ने बोला कि जो पोएम तुझे आती है तो वो खड़े होकर सुना, सबके सामने सुना। तो बच्चे में एक अलग से क्या होगा, उसको सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये चीज़ मुझे जो है आती है। तो मास्टरी एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, एक उस चीज़ को सेल्फ एफिकेसी को एक आकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बंडूरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आत्म प्रभावकारिता का स्रोत नहीं है? अगर बच्चा इमोशनल और फिजिकल जो है उसका अच्छा है तो वो क्या है, सेल्फ एफिकेसी उसकी अच्छी होगी। सामाजिक तुलना, किसी चीज़ को हम कंपेयर करेंगे तो ये नेगेटिव चीज़ होगी, तो इसमें जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्बल परसुएशन भी जो है बच्चे को क्या करती है, सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने में मदद करती है। और जो उसके विकेरियस एक्सपीरियंस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम दूसरों की ठोकर से ही दूसरों को ठोकर लगते देख कर सीखना, ये क्या है, परोक्ष अनुभव है, विकेरियस एक्सपीरियंस है। तो इसमें जो सेल्फ सोशल जो कंपैरिजन है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा की आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत में परोक्ष अनुभव क्या है? परोक्ष अनुभव क्या है कि दूसरों को जो है, अभी बता देना कि दूसरों के ठोकर लगते संभलना क्या होता है, विकेरियस एक्सपीरियंस होता है। व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, पर्सनल नहीं होता, दूसरों को सफल होते देखना होता है। ठीक है, पुरस्कार और दंड के माध्यम से कुछ नहीं है, ना ही स्मरण शक्ति के माध्यम से है। बंडूरा की थ्योरी में क्या है कि दूसरों को सफल और असफल होते देखना क्या होता है, विकेरियस एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति में उच्च आत्म प्रभावकारिता होती है, जब उसमें हाई सेल्फ एफिकेसी होती है तो क्या होता है, कठिन कार्यों से नहीं बचेगा, वे अपनी सफलता की क्षमता में विश्वास रखते हैं, हाँ रखेगा, अपनी सफलता में विश्वास रखेगा। वो द फील मोर दूसरों पर निर्भर नहीं करता, अधिक महसूस कैसे करेगा वो, जब उसमें सेल्फ एफिकेसी हाई है तो वो नहीं करेगा दूसरे पर निर्भर। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खराब प्रदर्शन करते हैं, नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्म प्रभावकारिता में मौखिक प्रेरणा, वर्बल परसुएशन क्या है? वर्बल परसुएशन वही ना, बच्चे को हमने गुड बोल दिया, वेरी गुड बोल दिया, तो बच्चा क्या करेगा, उस काम को फिर से करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हम बाय माउथ जो चीज़ें बोलते हैं बच्चे को बढ़ावा देते हैं। कोई बच्चा अच्छा डांस करता है तो उसको बोल देते हैं अरे तू तो बहुत अच्छा डांस कर सकता है, तो इससे और भी बेटर कर सकता है, जैसे जितना अच्छा तू कर रहा है ना इससे और भी बेटर कर सकता है। तो ये क्या होती है, एक वर्बल परसुएशन होती है। अनुभव के माध्यम से सीखने से संबंधित है, नहीं, या दूसरों से प्रोत्साहन प्राप्त करके आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट है भावनात्मक और शारीरिक स्थिति, मतलब इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या करती है, सेल्फ एफिकेसी को अफेक्ट करती है। बिल्कुल करती है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो क्या आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी। सकारात्मक भावनाएं आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाती हैं
जबकि तनाव इसे कम करता है। ये सही बात है। ठीक है। भावनात्मक स्थिति का आत्म प्रभावकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप टेंशन में होते हैं तो आपकी सेल्फ एफिकेसी कैसे बढ़ सकती है? आप किसी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। फिजिकल हेल्थ डजंट इन्फ्लुएंस, शारीरिक स्वास्थ्य आत्म प्रभावकारिता को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। काम में मन नहीं लगेगा तो उसमें एफिशिएंसी कैसे आएगी? केवल बाहरी प्रेरणा आत्म प्रभावकारिता को प्रभावित करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर खुद भी अगर किसी काम को करने की लालसा है तो वो आपकी एफिकेसी को बढ़ाती है, और ज़्यादा तभी बढ़ाती है जब आपके अंदर जो है उस काम को करने की लगन होती है। ठीक है। तो ये थे आज की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोनों थ्योरी को मिक्स किया था क्योंकि क्लासेस कुछ ज़्यादा वीडियोस ना बने, इसलिए एक ही वीडियो में जो है 2 थ्योरीज आपको करवा दी गई हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।